अच्छे स्टॉक के लिए, ब्लू चिप स्टॉक के लिए किसी एडवाइस की जरूरत है? कोई बड़ा कॉर्पोरेट किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को पैसे दे रहा है कि तुम मेरा स्टॉक प्रमोट करो? कचड़ा बेच रहा है वही कर रहा है। ये लोग जो दिखाते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि आप करोड़ों कमा रहे हैं, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इतना फायदा होगा, उन्होंने आज तक खुद इन्वेस्ट नहीं किया है। रियल एस्टेट की बात करेंगे तो कितने ब्रोकर हैं जो अपना घर लेकर बैठे हैं? बहुत कम। चलिए बैंक की बात करते हैं। जो बैंक आपको होम लोन दे रहा है उसका अपना ब्रांच और एटीएम किराए पे क्यों चलता है? अगर इतना बेनिफिशियल है तो अपना ब्रांच और अपना एटीएम खरीद लो। जब आपका एक नेटवर्थ बन जाए तो नेटवर्थ का एक हिस्सा आप प्रॉपर्टी में रखें। आप घर में रखेंगे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में रखेंगे, वो आपकी चॉइस है क्योंकि बहुत पर्सनल डिसीजन होता है। और नॉर्मली मैं कहता हूं 40-40-20, 40% फाइनेंशियल प्रोडक्ट, 40% प्रॉपर्टी एंड 20% गोल्ड और दूसरे एसेट्स में। तो आप रियल एस्टेट तब खरीदें जबकि आपका एक नेटवर्थ बन गया हो। अब चूंकि रियल एस्टेट खरीदने में 1 करोड़ से नीचे में कुछ नहीं है, तो आपको कम से कम 3-4 करोड़ का नेटवर्थ तो चाहिए। और नेटवर्थ बिना हुए आपने खरीद लिया तो उसके रिस्क फैक्टर मैं सारे गिना चुका हूं। और अगर नेटवर्थ बनाने के बाद खरीदा तो उसके फायदे भी मैं बता देता हूं। 2 लोग हैं, 1-1 करोड़ की घर खरीदे हैं, सेम अपार्टमेंट दोनों ने खरीदा। एक ने लोन लिया, दूसरे के पास ने पैसे थे 1 करोड़, लेकिन उससे भी लोन ले लिया। ओके। अब यहां पर लीवरेज और लायबिलिटी का खेल आ जाता है। एक इंसान ने 1 करोड़ रुपए लोन ले रखा है, 20 साल में उसने 2 करोड़ बैंक को दे दिया, घर 20 साल में मान लिया 3 करोड़ का हो गया। इस इंसान ने भी वही किया, इसका भी घर 3 करोड़ का हुआ, इसने भी बैंक को 2 करोड़ दिया, लेकिन इसके पास अपना 1 करोड़ था। यही मैं कह रहा हूं नेटवर्थ बनाने के बाद घर खरीदने के फायदे। इसने अपने उस 1 करोड़ से, एक तो सेफ्टी नेट है, कोई इमरजेंसी होगी मैं ये पैसा इमीडिएटली बैंक को दे दूंगा या कोई और इमरजेंसी उधर यूज कर लूंगा। इसने वो पैसा म्यूचुअल फंड में 14% के रेट से कमाया तो 20 साल के बाद वही 1 करोड़ 13 करोड़ बन जाता है। तो मैंने, चूंकि हाउसिंग लोन दुनिया का सबसे सस्ता लोन है, तो मैंने 1 करोड़ लोन लिया, 2 करोड़ चुकाया, उस पैसे से मैंने 13 करोड़ कमा लिए, 11 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रियल एस्टेट उसके लिए है जिसका एक नेटवर्थ बन गया है, जो अपने नेटवर्थ का एक हिस्सा रियल एस्टेट में डाल रहा है और लीवरेज और लायबिलिटी के खेल को समझ रहा है। तो तीसरा स्टेज वो आता है जब आप रियल एस्टेट खरीदते हैं। उसके बाद अगर उससे भी बड़ा नेटवर्क आपका नेटवर्थ बन जाता है तो फिर आप रिस्क लीजिए, आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में जा सकते हैं। ये 5th स्टेप है। 5th है, जब आपका आपने खुद को अपनी अपस्किलिंग पे कर लिया, सेफ्टी नेट बना लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आपने इमरजेंसी कॉर्पस बना लिया, स्टॉक और म्यूचुअल फंड बना लिया, अब आपका नेटवर्थ बन गया। नेटवर्थ बनने के बाद आप प्रॉपर्टी में आ गए। जब आप हर तरफ से सिक्योर हो जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि अब मैं नौकरी ही क्यों करूं, चलो अब हम जाकर कुछ स्टार्टअप करते हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में जाते हैं, क्योंकि तब आप लूज करेंगे तो अपने नेटवर्थ का, बड़े कॉर्पस का 5% करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे हैं फाइनेंस की दुनिया में, ये आपको पहले दिन से ही आपको रिस्क में डाल देते हैं, चाहे वो रिस्की स्टॉक खरीद लें। देखिए स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम यह है कि जितने एडवाइस मिल रहे हैं वो सच पूछिए, अच्छे स्टॉक के लिए, ब्लू चिप स्टॉक के लिए किसी एडवाइस की जरूरत है? ट्रू। कोई बड़ा कॉर्पोरेट किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को पैसे दे रहा है कि तुम मेरा स्टॉक प्रमोट करो? कचड़ा बेच रहा है वही कर रहा है। और मैं एक नहीं, ऐसे 25 स्टॉक जानता हूं जो 3 रुपए 4 रुपए के वैल्यू पे था, ऐसे ही इसको ऑपरेटर्स ने बढ़ाया, 18 रुपए 20 रुपए 25 रुपए तक पहुंचाया। आम जनता ने देखा। अब उसमें से एक फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की कंपनी, और उस समय लग रहा था चूंकि इंडिया में टेक्सटाइल में बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, टेक्सटाइल पार्क बनने की बात हो रही थी, 4 रुपए का शेयर को आपने 40 का पहुंचा दिया और उसके बाद ऑपरेटर सारे बेचकर निकल गए, आम जनता के पैसे फंसे रह गए। पंप एंड डंप। तो ये पंप एंड डंप से आप बचिए। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, और फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आपको सेल्फ एजुकेशन से ही सीखना होगा। और सेल्फ एजुकेशन में आपको बहुत क्लियर एक बात के लिए ध्यान रखना होगा कि मार्केट में शार्क्स बैठे हैं, ऑपरेटर्स बैठे हैं। जो भी आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है, जस्ट रन अवे। जो भी एडवाइस के नाम पर कुछ बेच रहा है वो आपको मिसलीड कर रहा है।
ये लोग जो दिखाते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि आप करोड़ों कमा रहे हैं, सकते हैं यहाँ पे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इतना फायदा होगा, उन्होंने आज तक खुद इन्वेस्ट नहीं किया है। रियल एस्टेट की बात करेंगे तो कितने ब्रोकर हैं जो अपना घर लेकर बैठे हैं? बहुत कम। चलिए बैंक की बात करते हैं। जो बैंक आपको होम लोन दे रहा है उसका अपना ब्रांच और एटीएम किराए पे क्यों चलता है? अगर इतना बेनिफिशियल है तो अपना ब्रांच और अपना एटीएम खरीद लो। हाँ, मेक सेंस। 99% ब्रांचेज में, और चूंकि मैं रियल एस्टेट हैंडल करता हूं, मैं जाता हूं तो बातों बातों में पूछ देता हूं कि आपका ये कितना रेंट जा रहा है, और मुझे जवाब मिल जाता है कि वो रेंट पे है, एटीएम रेंट पे है। तो अगर इतना बेनिफिशियल है रियल एस्टेट, तो आप बैंक, एटीएम, जो पैसे आप दे दूसरों को दे रहे हो, अपने लिए ले लो। तो मार्केट में आपको जो भी कुछ बेच रहा है, जेन्युइन वॉइस सिर्फ वो है जो आपको एजुकेट कर रहा है।